वंदे मातरम। पश्चिमांचल लाइव आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद मंडल प्रभारी और राज्य के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अचानक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए। दरअसल जल शक्ति मंत्री के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जिला अस्पताल के L2 कोविड-19 अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उसके बाद जिला अस्पताल के वार्ड में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही साथ उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य सेवाओं का हालचाल भी जाना। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने साथ ही साथ मरीजों से जानकारियां भी हासिल की। इस दौरान कई मरीजों ने अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को भी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के समक्ष रखा। आपको ये भी बताएं कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद भ्रमण कार्यक्रम पर आए हैं और सुबह उन्होंने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी और उसके बाद अचानक जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं मीडिया से खास बातचीत करते हुए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ये कहा कि जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, देखा कि तैयारियां क्या है, कोविड अस्पताल को लेकर बाकी की व्यवस्थाएं क्या है। यहाँ पर देखा है आदरणीय योगी जी के कार्यकाल की 5 साल की सरकार चल रही है और यहाँ की व्यवस्था हमें चुस्त दुरुस्त नजर आई। पूरी तैयारी है सीएमओ की तरफ से और जो कमियां या फिर खामियां थी उन कमियों के निस्तारण के लिए आश्वस्त किया गया। सबसे बड़े व्यवस्था क्या है यहाँ पर जो आदरणीय योगी जी के कारण जो 5 साल से सरकार चल रही है, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हमें दिखा। पूरी तैयारी सीएमओ की तरफ से, एक दो जो कमियां थी उस कमियों के निस्तारण के लिए आश्वासन दिया है सीएमओ साहब ने। और हमें कुल मिलाकर मरीजों से भी पूछा, मरीज के तीमारदारों से भी पूछा, लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा इलाज योगी सरकार मोदी के शासन में चल रहा है और ठीक ढंग से व्यवस्था हो रही है, ऐसा लोगों ने देखा। बाकी जो कमियां रही हैं सभी नीचे करो ना, आग्रह सीएमओ साहब से किया गया है उस समस्या का समाधान। बड़ी खबर आपको बताएं, नोएडा में सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला, शिकायत पर मामले में डीएम का ये एक्शन भी नजर आया, जहां डीएम सुहास एलवाई ने एंटी टास्क फोर्स बनाई है। सेक्टर 63 बहलोल में जमीन पर कब्जा किया गया। पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा हो रहा है। दादरी तहसील ने रामेश्वर पर जुर्माना लगाया है। साल 2011 में 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। लेखपाल की मदद से जुर्माना माफ हो भी गया था। लेखपाल ने जमीन खाली दिखाकर माफ किया था जुर्माना। आज भी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से मकान बनाया हुआ है। मामले में स्थानीय लोगों ने डीएम से इसकी शिकायत की तो जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने ये बड़ी कार्रवाई की है। लेखपाल की मदद से जुर्माना साफ हुआ था। बीता जो मामला था वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो आज भी जमीन पर कब्जा कर जो मकान है अवैध तरीके से वो बनाया हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी सुहास एलवाई से शिकायत भी की थी। तो नोएडा में सरकारी जमीन पर कब्जे का ये पूरा मामला है, जहां शिकायत पर मामले में डीएम का ये एक्शन भी सामने आया और डीएम सुहास एलवाई ने एंटी टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स बनाई है। सेक्टर 63 बहलोलपुर में जमीन पर कब्जा किया गया है। तो पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, जिसको लेकर लोगों ने शिकायत डीएम के समक्ष रखी है। दादरी तहसील ने रामेश्वर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया है और साल 2011 में 36, आपको बताएं कि लेखपाल की मदद से जुर्माना माफ भी हुआ था। 2011 में 36 लाख रुपए का जुर्माना माफ किया था। तो पोखरे की जमीन पर अवैध कब्जा अभी भी है। तो नोएडा में सरकारी जमीन पर कब्जे का ये पूरा मामला है। शिकायत मिलने के बाद मामले पर जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने एक्शन लिया है। गौतम बुद्ध नगर में भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। अवैध कॉलोनाइजर है अथवा राजस्व अभिलेखों में हेराफेरी करते हुए जिन्होंने राजकीय संपत्ति को हड़पा है और शासकीय क्षति पहुंचाया है, उनके विरुद्ध लगातार अभियान चल रही है। कागजों की दुरुस्ती की कार्रवाई भी चल रही है तथा मौके पर जो अवैध अतिक्रमण हटाना है ये भी कार्रवाई चल रही है। आने वाले दिनों में इसको और तेज़ी गति से जितने भी ऐसे लोग हैं जो भूमाफिया तथा अन्य विभागों से संबंधित माफिया है उनके विरुद्ध भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
भूमाफिया एक्ट भी कुछ लोगों को लगाया गया था पिछले दिनों, शायद एफआईआर दर्ज होने की बात है। जब भी भूमाफिया चिन्हित करते हैं आईपीसी की और अन्य धाराओं में एफआईआर भी होती है तथा संबंधित प्राधिकरण द्वारा जहां कार्रवाई करनी होती है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित उपजिलाधिकारियों को जो निर्देश दिया गया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है सबको निर्देशित किया गया है। हमारे गांव में पोखर है, जो रामेश्वर यादव हैं भेलापुर के, वो माफिया हैं। उन्होंने रास्ते कब्जे के, उन पर पहले भी कई मुकदमे हैं, कोर्ट में चल रहे हैं और उन्होंने कमरे बना रखे हैं, उसमें पोखर में कब्जे कर रखा है 100 कमरे और कई साल जिसमें कई लाख रुपए महीने किराया ले रहे हैं और इसमें कई बार गांव के लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है। अब योगी जी की सरकार आई है तो दोबारा से, पहले भी इसमें लगाई थी, पहले भी कुछ कार्रवाई हुई थी लेकिन फिर रुक गई थी, अब दोबारा से उसमें जाँच चल रही है। तो उसने कमरे बना रखे हैं, उसमें बार बार जो उसमें लोगों से पैसे लेता है और अच्छा उसने अपना धंधा बना रखा, ना उसमें कोई कार्रवाई हुई है। इसी में ही हम डीएम साहब के यहाँ पे आए हुए हैं कि उसमें पोखर को खाली कराया जाए, गांव की बहुत लोग समस्या, वहाँ स्कूल बनाया जाए या बारात घर बनाया जाए या कोई भी चीज़, पानी की बहुत समस्या हो रही है वहाँ पर। और उसी के साथ में ही चोटपुर कॉलोनी में एक रास्ता बंद कर दिया है जिसमें उसने दीवार लगा दी है और लोगों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। और विनायक गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनायक, अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है, मकान अभी भी बनाया हुआ है, हालांकि पहले भी अगर हम जिक्र करें तो पहले भी जो जुर्माना था वो लगाया गया था, लेकिन किन कारणों के कारण और इतने इंतजाम थे कि वो जुर्माना तक माफ कर दिया गया। लेकिन अब एंटी टास्क फोर्स का गठन हुआ है, कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी आगे? जी, आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर में जो है सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यही एक मामला सामने लेकर के आया गया है कि दादरी तहसील में 2011 में रामेश्वर पर लगाए गए कि 36 लाख रुपए का जुर्माना जो है माफ कराया गया था। लेखपाल के द्वारा जो है 36 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया था। साथ ही साथ जो है कि ये लेखपाल की जमीन जो थी, जो इसकी जो प्रोखर की जमीन थी, उस पर जो है अवैध कब्जा को लेकर के ये जुर्माना लगाया गया था। लेकिन डीएम के अनुसार जो टास्क टीम बनाई रखी गई थी, उसके द्वारा जो है वो जुर्माना हटाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें कि कुछ दिन पहले डीएम ने साफ तौर पर एक मीटिंग की गई थी और मीटिंग में जितने भी तहसीलदार थे और गौतम बुद्ध नगर के जितने भी जो भू अधिकारी थे, उन सबको बैठक में बुलाया गया था। साथ ही साथ उनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे कि कोई भी लेखपाल किसी भी भू माफिया के साथ दिखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही कार्रवाई जो है अब देखने को सामने आ रही है, वो असर पूरी तरीके से दिख रहा है कि जो 2011 का मामला था, रामेश्वर के ऊपर में 36 लाख रुपए का जो जुर्माना लगाया था, वो पूरी तरीके से माफ कर दिया गया है। डीएम के अनुसार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो भूमाफिया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ये सेक्टर 63 भेलापुर का मामला है और जो जुर्माना लगा दिया गया था 36 लाख रुपए का, वो पूरी तरीके से माफ कर दिया गया। पर जो मकान है, ठीक विनायक, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। मेरठ से बड़ी खबर आपको बताएं, ड्रग तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है। ड्रग तस्कर तस्लीम के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है मेरठ में। बड़ी जानकारी आपको दें, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क कर ली गई है और ड्रग तस्कर तस्लीम के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरे राज्यों में स्मैक की तस्करी कर रहा था और दबिश के दौरान ये तस्करी को अंजाम दिया करता था और साथ ही साथ पुलिस पर पथराव भी करवाता था। 1.5 करोड़ के मकान पर सरकारी ताला लटका है और कुर्क कर ली गई है संपत्ति। तो मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है। मेरठ प्रशासन की तरफ से ड्रग तस्कर तस्लीम के खिलाफ ये बड़ा एक्शन हुआ है। दूसरे राज्यों में भी स्मैक की तस्करी करता था। 1.5 करोड़ के मकान पर सरकार ने एक्शन लेते हुए ताला लटका दिया है और कुर्क कर ली है संपत्ति। लिसाड़ी गेट, रेलवे रोड और लाल कुर्ती पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। संयुक्त रूप से पुलिस ने कार्रवाई की है। कुर्की के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। मेरठ जेल में बंद है ड्रग तस्कर तस्लीम। तो 1.5 करोड़ के मकान पर सरकार ने एक्शन लेते हुए ताला लटका दिया है, कुर्क कर लिया है। 1.5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। ड्रग तस्कर तस्लीम के खिलाफ ये बड़ा एक्शन, ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति कुर्क की गई है। देखिए, जो ये ड्रग माफिया है तस्लीम, ये लिसाड़ी गांव है, लिसाड़ी के थाना क्षेत्र में आता है। उसमें इसकी एक संपत्ति है जो इसने अपराध से अर्जित करके बनाई है। जैसा कि सर ने भी बताया, इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इसकी और भी ऐसी प्रॉपर्टी है, एक माशेरान में है। इसी जो 14 का आदेश हुआ है, उसी आदेश में इसकी 2 स्कूटी भी
उसी के अंतर्गत कुर्की गई हैं। इसके अलावा इसकी अन्य संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। जो भी इसने अपराध से अर्जित करके ऐसी संपत्तियां बनाई है उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, फिलहाल ब्रह्मपुरी क्षेत्र में ऐसा जांच में तो नहीं, लेकिन कैंट क्षेत्र में इसके बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज जो है वो प्रकाश में आ सकते हैं भविष्य में। और नोएडा से खबर आपको बताएं, जहां पर नोएडा में लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और हर दिन 100 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं। सीएमओ सुनील कुमार ने जानकारी दी है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 170 नए संक्रमित मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 130 मरीज कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए हैं, ठीक हुए हैं। जिले में 741 मरीजों का इलाज अभी जारी है कोरोना के कारण और जो इसकी चपेट में आए थे। आपको बताएं कि जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन कराया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जागरूक लोगों को लगातार किया जा रहा है। तो कोविड-19 की गाइडलाइंस का जो पालन है वो लगातार किया जा रहा है, कराया भी जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो बीते 24 घंटे में 170 नए संक्रमित मरीज केवल नोएडा से सामने आए हैं और नोएडा में लगातार कोरोना का जो फैलाव है वो देखने को मिल रहा है, जो संक्रमण है वो फैल रहा है और हर दिन 100 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं और बीते 24 घंटे में भी 170 नए मरीज संक्रमित दर्ज किए गए हैं। ये कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल रिपोर्टिंग थोड़ा सा पोर्टल पे ना सभी जो हमारे लैब हैं वो टाइमली नहीं डाल रही है, तो उससे डाटा में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो एवरेज केसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं पर डे के 100-110 के आसपास चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं डेट वाइज बात करूं तो 1 तारीख को 113 केस दिखाई दिए, 2 तारीख को 66 हो गए। तो ऐसा नहीं कि केस कम हो गए थे, वो पोर्टल वालों ने चढ़ा नहीं, उन्हें अगले दिन सब चढ़ा दिए तो तीसरे दिन हो गए एकदम 170। उससे पैनिक वाली स्थिति क्रिएट हो गई, जबकि ऐसा नहीं था कि उस दिन 170 आए थे। जब मैंने उसको डिटेल में देखा तो उसमें 28, 29, 30 एक इन सब जो सैंपल सब एक साथ अपलोड कर दिए गए थे। तो और आज स्थिति फिर जो दोबारा से डाउन दिखाई दे रही है, आज 78 है, लेकिन 78 एक्चुअली हो सकता है कि आज भी कुछ उन्होंने डाटा छोड़ दिया जो कल की उसमें रिपोर्ट में दिखाए थे। लेकिन एवरेज मैं मान रहा हूँ कि 100-110 केसेस हमारे यहाँ भी रोज़ आ रहे हैं, जो कि पिछले मेरे ख्याल से 20-25 दिन से इतनी चल रही है। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के जो मामले हैं बहुत तेज़ी से निकल के सामने आ रहे हैं। अगर बात करें 24 घंटे के अंदर की तो 170 केसेस जो है सामने निकल के कोविड के आए हैं। वहीं अगर बात करें तो 24 घंटे के अंदर में 130 मरीज ठीक हो करके अपने घर वापस पहुंचे, लेकिन जो आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो बहुत ही चिंताजनक है। इस समय हम नोएडा के जिला अस्पताल में हैं। आपको बता दें कि कोविड के जो मरीज़ हैं वो 741 के करीब आंकड़ा पहुँच चुका है। 741 लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है कोविड का, जिसको लेकर के कुछ लोग जो है आइसोलेशन बोर्ड में भी एडमिट है। हालांकि जिला प्रशासन और जिला पुलिस के द्वारा जो है लगातार अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ नोएडा पुलिस के द्वारा जो है मास्क के ऊपर चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक सिटी एरिया में अगर बिना मास्क के कोई घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके खिलाफ जो है चालान की भी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जो छात्र हैं वो इस बार जो है ज़्यादा मात्रा में निकल करके सामने आए। 200 से ज़्यादा जो है छात्र कोविड पॉजिटिव निकल के आए हैं। वहीं नोएडा डीएम के द्वारा जो है लगातार स्कूल विभागों के लिए जो है टोल फ्री नंबर जारी किया जा रखा है, जिससे कि कोई भी संक्रमित बच्चा निकलता है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। साथ ही साथ स्कूल के अंदर में कोविड डेस्क बनाई जा रखी है। अगर किसी भी तरीके के कोई बच्चे को संक्रमित दिखता है, उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत वहाँ पर जो कोविड डेस्क बनाई रखी है वहाँ पर सूचित करें। उसके बाद में वहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरी जांच पड़ताल उनके लोगों के में जो संपर्क में लोग होंगे उनकी भी जो है एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। और फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और वहीं बागपत से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर सट्टा किंग के नाम से मशहूर सुमित पंजाबी और अमित के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों सट्टा किंग की 1 करोड़ 9 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। डीएम बागपत राजकमल के निर्देशों पर गैंगस्टर के तहत बागपत पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और इससे पहले भी बागपत पुलिस बड़े अपराधियों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई कर चुकी है। आपको ये भी बताएं कि एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन का संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और इसी क्रम में पुलिस ने कई मकान, प्लॉट और कृषि भूमि कुर्क की है, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 9 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं जिले भर में पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप भी मचा हुआ है। न्यायालय
श्रीमान जिलाधिकारी बागपत महोदय के वार्ड संख्या 848/22 सरकार बनाम सुमित पुत्र खेमचंद निवासी झंकार वाली गली मंदिर के पास कस्बा में थाना बागपत अंतर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के कुर्की के आदेश के अनुपालन में नंबर 1 वार्ड नंबर 19 मोहल्ला ईदगाह कस्बा बागपत स्थित एक भवन संख्या 130 वर्ग गज ग्राउंड फ्लोर 108 वर्ग मीटर व 54 वर्ग मीटर प्रथम तल कुल क्षेत्र 162 वर्ग मीटर 2 मंजिला भवन का निर्माण एवं सुंदरीकरण किया गया। बागपत पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा माफियाओं और गैंगस्टर्स के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बागपत पुलिस द्वारा चिन्हित एक कुख्यात सट्टा माफिया जिसका नाम सुमित पंजाबी है, उसकी प्रॉपर्टी को आज गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत अटैच किया गया है। इसमें उसके 5 मकान, एक कृषि भूमि तथा एक प्लॉट शामिल हैं की कीमत लगभग 1 करोड़ 9 लाख रुपए है। बागपत पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रखेगी। थैंक यू। सहारनपुर की गंगोह विधानसभा से विधायक चौधरी कीरत सिंह ने अपनी विधानसभा के लगभग 34 गांव में शुद्ध पेयजल के लिए टंकियों की स्वीकृति समेत धन आवंटन कराया है और कुछ गांव में टंकियों को बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। और इस पूरे मामले में विधायक का ये भी कहना है कि चुनाव के दौरान शुद्ध पेयजल की व्यवस्था का वादा जनता से किया था और इसी को पूरा करने के लिए वो आगे प्रयासरत हैं। उनकी प्राथमिकता अपने विधानसभा की सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराना सबसे प्रमुख है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्य शुरू करा दिया गया है और बहुत जल्द वे अपनी पूरी विधानसभा के सभी गांव में शुद्ध पेयजल व्यवस्था करा देंगे। चुनाव के दौरान आपकी मेरी बात हुई थी, तब भी मैंने आपसे बताया था कि मेरी प्राथमिकता में शुद्ध पेयजल सबसे पहले है। पूरी विधानसभा के अंदर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये मेरा पूरा पहले से ही प्रयास है। उसी के तहत अब 33-34 गांव में जो है टंकी स्वीकृत होगी और वो धीरे धीरे काम, कुछ गांव में काम शुरू होगा, धीरे धीरे काम शुरू होगा और सभी टंकियाँ बहुत जल्दी लग जाएंगी। जो गांव बचे हुए हैं वो सूची मैंने आपको उपलब्ध कराई थी, उन गाँव में भी बहुत जल्द टंकी स्वीकृत हो जाएंगी। बागपत से अगली खबर आपको बताएं, जहां के बड़ौली के ट्योढ़ी गांव में किसानों का गन्ना नहीं तोलने पर किसानों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर गन्ने से भरी बोगियां और ट्रैक्टर ट्रॉली आड़े तिरछे लगाकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने किसी तरह मामले को सुलझा दिया और तौल लिपिक को हड़काते हुए गन्ना तौल शुरू करा दिया। तब जाकर ही हाईवे से जाम हटा दिया गया। दरअसल कई दिनों से दोनों के केंद्र पर गन्ना तौल बंद थी। जब खुला तो बी गन्ना क्रय केंद्र के किसान ए गन्ना क्रय केंद्र के तौल लिपिक से उनका गन्ना तौलने का निवेदन किया गया, जिस पर उसने मना कर दिया। बी गन्ना क्रय केंद्र का गन्ना किसानों का आरोप ये है कि तौल लिपिक ने उनके सामने शर्त रख दी थी कि उनका गन्ना तो तौल देगा लेकिन 5% एक्स्ट्रा गन्ना लेगा। किसानों ने ये भी जानकारी दी और कहा कि उन्होंने मिल के अधिकारियों से बातचीत की लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं आया और इसके कारण उन्होंने वाहनों का आवागमन बंद कर दिया। समस्या ये है जी, सुबह 2 दिन तक तौल नहीं हुई। कल तो ईद की छुट्टी थी लेकिन परसों किस चीज की छुट्टी थी ये बात मालूम नहीं बिल्कुल भी। ठीक, और किसान आए यहाँ पे 7:30 बजे ट्रॉली लेके गन्ना लेके अपना जो है 2 दिन से गन्ना खेत में सूखा लग रहा था तो तोलाया 8:30 बजे। तोला बोला जैसे भीड़ होगी यहाँ पे काफी, तो धर्मकांटे से जो है गाड़ी गन्ना तोल के लाए तो ये बोला क्या लगा मैं धर्मकांटे की तोल को मानने का नहीं। फिर बोला क्या लगा अब 4% लूंगा, धर्मकांटे की तोल जब मान लूंगा। तो बताओ जब हम 4% देगा किसान के पास क्या रह जाएगा। तोल बंद है, चल रही है तोल, तोला ने बंद कर रखी जी। मैं कह रहा 4% लूंगा, इससे कम नहीं लूँ। जाम वगैरह लगा? हाँ जी, मजबूरी में होके जाम लगाना पड़ा। बड़ौली का रहने वाला है, बड़ौली का कंटा है, एक कंटा है मिलकपुर मिल का कंटा है। जो हमारे यहाँ तोला है वो 4% मांगा एक्स्ट्रा, अब 4% लूंगा, डिप तोल करूंगा। नहीं तोल बंद कर दी किसानों ने, धर्मकांटे भी नहीं मान रहे हो, डेढ़ टाल कर दी 4% को सबने। जाम भी लगा? हाँ जाम भी लगा।
और वहीं मैनपुर से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर किशुनी तहसील में तैनात एसडीएम के पेशकार के काले कारनामे की पोल खोल गई है। दरअसल पेशकार ने एसडीएम के फर्जी हस्ताक्षर पर कार्रवाई कर दी है और वहीं फर्जी सिग्नेचर मामले में पोल खुलने के बाद एसडीएम किशुनी ने मामले में विभागीय कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी मैनपुरी को रिपोर्ट भेज दी है। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के किशुनी तहसील का है, जहां पर तैनात रहे तत्कालीन एसडीएम मान सिंह पुंडीर के किशुनी तहसील से घिरौर तहसील पर ट्रांसफर हो जाने के बाद एसडीएम के पेशकार अजय यादव ने एसडीएम के फर्जी सिग्नेचर कर मामलों को सुलझाने का काम शुरू कर दिया। धारा 24 की पत्रावली थी जिसमें उसको देखा गया तो पूर्वाधिकारी द्वारा और जो सिग्नेचर थे और इस सिग्नेचर में भिन्नता आई, तो तत्कालीन पूर्वाधिकारी मानसिंह पुंडीर जी उस समय घिरौर में कार्यरत थे, तो उनको यहाँ से लेटर भेज करके उसका सत्यापन करवाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह कूट रचित प्रतीत होता है। उसके क्रम में मैंने डीएम साहब को इस पेशकार पे कार्रवाई हेतु लिखा है। अब यहाँ से फाइल डीएम साहब के यहाँ गई है, जिलाधिकारी महोदय को